We're doing type of solid, and the type of the solid, the first one we have done about the last lecture. We have done about the type of the crystalline solid. The first type is what? Ionic crystal. Ionic crystal or ionic solid, that is we have seen first. In here, the constituent particles are ion. मतलब ionic solid, सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा? आयन से बना हुआ रहेगा. कौन सा आयन रहेंगे? कैटायंस एंड एनायन. करेक्ट. और कैटायंस और आयन के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. करेक्ट. ये हमारा आयोनिक क्रिस्टल थे. एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. आफ्टर दैट वी हैव सीन द second one is we have seen about the covalent or network solid. Covalent or a network solid. Now covalent or network means what? Here the constituent particles are the atom. The solid किससे बना हुआ रहेगा? Atoms से बना हुआ रहेगा. And atom will link each other in the form of continuous system. Atom एक दूसरे को link करेंगे to form the network like structure, and that's why it is called, they are also called as a network solid. They are also called as a network solid. Then these solids are of two types. These solids can be of molecular. Then we have seen about the, after that the third one we have seen about the molecular solid, molecular crystal. Here in this, the constituent particles are the molecule. Constituent particles are the molecule. So they are called as the molecular solids. And today, after molecular solids, we are going for the next heading, and the next type of the solid we are having today is fourth type of the solid is metallic crystal, or we can call them as metallic solid. Either you can call them as a metallic crystal or you can call them as a metallic solid. Now, what is metallic here? See, suppose for example, we are having a sodium atom. Sodium atom atomic number is 11. Electronic configuration is 281. यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? Na+. and Na+ का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 28 और ये स्टेबल रहेगा बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज अ नियॉन. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे क्या बचा है? Na+ बच रहा है. Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 28 आएगा, और ये हमें मिल रहा है Na+. तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हमारे पास सोडियम मेटल, ये मेटल है, मेटल, और यहाँ पे बहुत सारे सोडियम एटम है. यहाँ पे सोडियम एटम, सोडियम एटम है. अब यहाँ पे सोडियम एटम है. सोडियम मतलब ये अगर हम लोगों ने दिस इज अ सोडियम मेटल का पीस ऑफ सोडियम मेटल. यहाँ पे सोडियम मेटल है, करेक्ट? सोडियम मेटल. अभी हर एक सोडियम मेटल क्या करेगा? सोडियम मेटल में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Na+, हर एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Na+. और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे बाजू में आएगा इलेक्ट्रॉन. हर एक, मतलब हमारे पास पहले सोडियम एटम था, हर एक सोडियम ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे क्या बचा? सोडियम आयन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बचा? सोडियम आयन. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बचा? सोडियम आयन. तो इससे हम Na+ को क्या बोलोगे आप? सोडियम आयन. मतलब पहले हमारे पास क्या था?
सोडियम एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बना, सोडियम आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आयन बना। तो यहाँ पे आयन्स है, एंड यहाँ पे जो आयन्स है, सो हियर आई कैन से हियर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स मतलब कैटायंस, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन, एंड दिस कैटायंस आर कॉल्ड एज, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है उनको हम लोग कैटायंस बोलते हैं, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन एंड मोबाइल, और आई कैन से हियर सबसे एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैटायंस है एंड मोबाइल electrons are present इन क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्रिस्टल में हमें क्या देखने के मिल रहा है कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस है, ये कैटायंस Na+Na+, और दूसरे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहेगा, they will keep on moving from one place to other place, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ओके, मतलब हमारे सोडियम जो का मेटल का जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज कॉल्ड एज अ कैटायन, and mobile electrons are present in the crystal, mobile electrons are present in the crystal, and thus there is force of attraction between positively charged cation and delocalize, or I can say delocalize मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पॉजिटिव आयंस है Na+ मतलब पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रॉन जो एक जगह फिक्स नहीं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे, तो इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में there is a force of attraction, so there is force of attraction, there is a force of attraction between positively charged cation and delocalized मतलब mobile electron in the metal constitute in the metal forms the metallic bond, और ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और जिसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड बोलेंगे। जिनके अंदर हमें मेटालिक बॉन्ड दिखाई देगा उन्हें हमें क्या बोलना है, मेटालिक सॉलिड बोलना। तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, there is a force of attraction between positively charged cation, force of attraction between positively charged cation and mobile or delocalized electron, तो उनके बीच में जो attraction होगा, that attraction is called as the metallic bond, correct? So here there is a force of attraction between the positively charged cation and delocalized मतलब mobile electron एक जगह fix नहीं है, mobile है electron in the metal forms the metallic bond.
and those solid which contains metallic bond are called मेटल, और जिनके बीच में हमें मेटालिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, जिनके पास हमें मेटालिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, उन्हें हमें क्या बोलना है? मेटालिक सॉलिड बोलना। So those solid which contains the metallic bond are called as a metallic solid. Okay, are called as a metallic solid. तो अगर इसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? The properties I'll do it on the next page. मेटालिक सॉलिड्स के प्रॉपर्टी में ये हमारा मेटालिक सॉलिड का मेन पॉइंट है कि व्हाट इज मेटालिक सॉलिड? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बॉन्ड इसमें फॉर्म होगा बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड मोबाइल डीलोकलाइज, मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। इन द मेटल फॉर्म्स द मेटालिक बॉन्ड, और जिसके बीच में हमें मेटालिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड बोलेंगे, उसे हमें बोलेंगे मेटालिक सॉलिड। अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेटालिक सॉलिड्स के? Next, I am going for characteristics of the metallic crystal. Characteristics of the metallic crystal. Okay, characteristics of metallic crystal, correct? Now, what is the characteristic here? The first one we can say metal are malleable. Now, what is the meaning of malleable? Metals are malleable means what? That is, they can hammered into thin sheets. अगर मेटल को अगर हम लोग हैमर मतलब हैमरिंग करेंगे, मेटल के ऊपर अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे तो मेटल कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट? थिन शीट्स. So metal and that property of converting metal into thin sheets are called as what? Malleable. मतलब मेटल को अगर आप कंटिन्यूअसली हैमरिंग करोगे तो ऑन हैमरिंग metal will be converting into what? Thin sheets. Okay. Second point. Metals are ductile. Ductile मतलब what? That is they can be drawn into wires. They can be drawn into wires. Okay. मतलब अगर हैमर करोगे तो हैमर करने का मेटल से क्या बना सकते हो? वायर बना सकते हो. तो मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल से आप शीट्स बना सकते हो, मेटल से आप वायर बना सकते हो. थर्ड, metals are good electrical, metals have good electrical and
conductivity. Metals have good electrical and thermal conductivity. मतलब metal के पास they are good conductor of electricity and they are good conductors of thermal conductivity. So metals have good electrical and thermal conductivity. Correct? ये हमारे an example of the metal. Example like sodium metal, potassium metal, calcium metal, lithium, etc. Okay, sodium, potassium, lithium, etc. यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड में आपको और एक स्टेटमेंट दिखाई देगा यहाँ पे मतलब पॉजिटिव डिस्चार्ज कैटायंस आर कॉल्ड एज अ कर्नल्स. मतलब जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस है, पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस है, कैटायंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल्स. आर कॉल्ड एज अ कर्नल्स. ओके, ये बात ध्यान में रखना कि पॉजिटिवली मतलब बहुत सारे बुक में आपको ये वर्ड दिखाई देगा. हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि हम मेरे पास क्या फॉर्म हो रहे हैं? Na+ मतलब क्या फॉर्म हो रहे हैं? कैटायन फॉर्म हो रहे हैं. करेक्ट? हमारे पास यहाँ पे कैटायन फॉर्म हो रहे हैं, कैटायन. तो ये जो कैटायंस है, जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस आर कॉल्ड एज अ कर्नल्स. KERNELS, कर्नल्स. They are called as the kernels, and kernels are immersed. Kernels are immersed in a sea of mobile electron. मतलब पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को क्या बोलोगे? कर्नल्स. पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को क्या बोलोगे? कर्नल्स. और ये कर्नल्स जो है मतलब कैटायन जो हमारे है, कहाँ पे इमर्स्ड है? दे आर इमर्स्ड इनटू व्हाट? सी ऑफ मोबाइल. सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब सी मतलब समुद्र. सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गए? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत हो गए, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सी. इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सी. तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे. करेक्ट? और ये इलेक्ट्रॉन में बीच में मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र रहेगा. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे. इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? सी मतलब समुद्र, समुद्र फॉर्म करेंगे. और उनके बीच में क्या रहेगा? Na+ फ्लोट होते रहेगा बीच बीच में. तो इसलिए इसका मैंने क्या बोला कि ये हमारा सी, सी किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है. और बीच बीच में क्या फ्लोट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लोट हो रहा है. तो इसलिए मतलब ये सेंटेंस बहुत जगह आपको दिखाई देता है. ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, positively charged cation, and positively charged cations are called as what? Kernels. And kernels are immersed into the sea of mobile electron. तो ये हमारे मेटालिक सॉलिड्स के बारे में. एक बार वापस देखो, व्हाट इज मेटालिक सॉलिड? सिंपल है कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कैटायन. और क्या पॉजिटिव चार्ज आयन को आप कैटायन बोलोगे. कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा. तो यहाँ पे ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन and a mobile electron in the metal forms the metallic bond. जिनके पास ये मेटालिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, उस सॉलिड को आप क्या बोलोगे? मेटालिक सॉलिड बोलोगे. और द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को क्या बोलना है? कर्नल्स बोलना है. एंड कर्नल्स आर इमर्स्ड इनटू द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में है. करेक्ट? तो ये और उसके प्रॉपर्टीज क्या देखें कि दे आर मैलिएबल. They are malleable, मतलब they can hammer into sheets. They are ductile, that means they can be drawn into wires. And examples, and they are good conductors of electrical and thermal conductivity. मतलब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हो और इसमें से आप थर्मल कंडक्टिविटी भी पास कर सकते हो. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी
An example of the metal are which one? Sodium, potassium, calcium, lithium, etc. So these are the examples of metal. Okay. Now I am going for the next heading. Unit cell. अब ये यूनिट सेल कंसेप्ट क्या है हमें देखना है. सो व्हाट इज राइट डाउन द फर्स्ट मीनिंग हियर. A unit cell is the smallest repeating structural unit of what is unit cell. Important definition है. What is unit cell? Unit cell is the smallest, एक small part है जो बार बार रिपीट करेगा. Smallest repeating part of a crystalline solid. A unit cell is smallest repeating structural unit of a crystalline solid are called as the unit cell. Smallest repeating, the smallest repeating structural unit of a crystalline solid are called as the unit cell. मतलब हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे क्रिस्टल में एक पार्ट, देखो मैं एक डायग्राम बताता हूँ हमें. ये हमारा मतलब अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये डायग्राम जो है ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना हुआ है? ये एक स्मॉल पार्ट से बना हुआ है. ये हमारा पूरा क्रिस्टल इस पार्ट से बना हुआ है. तो ये पार्ट्स बार बार रिपीट होगा. तो ये पार्ट बार बार रिपीट होगा. तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? यूनिट सेल बोलोगे. करेक्ट. ये हमारा कंप्लीट सॉलिड है. और ये सॉलिड में अगर देखोगे तो देखो सेम पार्ट लेंथ वाइज रिपीट हो रहा है. सेम पार्ट ब्रेथ वाइज भी रिपीट हो रहा है. और सेम पार्ट हाइट वाइज भी इंक्रीज हो रहा है. करेक्ट. मतलब लेंथ वाइज भी है, ब्रेथ वाइज भी है और हाइट वाइज भी बढ़ रहा है. मतलब हाइट भी बढ़ रहा है. लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. तो इसे ये हमारा स्मॉलर पार्ट जब बार बार रिपीट होगा तो इसे आप क्या बोलोगे? यूनिट सेल बोलोगे. ओके. सो व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट. मतलब एक स्ट्रक्चर जो स्मॉल भी है और बार बार रिपीट भी हो रहा है उसे आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक स्मॉलर पार्ट या स्मॉलर एक स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड. एंड ये हमारा यूनिट सेल का डेफिनेशन है. When unit cells of the same crystalline substance are repeated in space in all directions crystalline solid
इज फॉर्म। ये हमारा यूनिट सेल का मेन डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पे, व्हेन यूनिट सेल क्या, यूनिट सेल मैं आपको बताता हूँ, ऑफ द सेम सॉलिड और व्हेन द यूनिट सेल ऑफ द सेम सब्सटेंस आर रिपीटेड इन अ स्पेस इन ऑल डायरेक्शन। मतलब यूनिट सेल अगर ऑल डायरेक्शन में अगर रिपीट होगा तो हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा। सो व्हेन यूनिट सेल ऑफ द सेम सब्सटेंस, when unit cell of the same substance are repeated in a space in all direction, a crystalline solid is formed. A crystalline solid is formed. मतलब कैसे डायग्राम कैसे होगा, देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट, अगर मैंने इसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये एक यूनिट सेल है। अगर ये यूनिट सेल में यहाँ पे जाऊंगा तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ऐसा यूनिट सेल को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है, लेंथ और ब्रेथ। और अगर मैंने इसके ऊपर और एक यूनिट सेल अगर रखा, इनके ऊपर और एक यूनिट सेल अगर रखा, इसके ऊपर और यूनिट सेल अगर रखा, तो हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यूनिट सेल को लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेथ वाइज भी बढ़ रहा है, और एक के ऊपर एक ऐसा और अगर हम लोग यूनिट सेल रख रहे हैं, ये देखो सेम पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो सेम पार्ट जब बार बार रिपीट होगा, और कैसे रिपीट हो रहा है, लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है, ब्रेथ वाइज भी बढ़ रहा है, और हाइट वाइज भी ऐसे ऊपर ऊपर ऐसा ऊपर 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 आ रहा है, हाइट वाइज भी बढ़ रहा है। तो थ्री डायमेंशन जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, तो इसे हम थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन। में वापस समझ आओ तो मीनिंग, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर ये एक हमारा यूनिट सेल है, उसके बाजू में दूसरा यूनिट सेल रखा, उसके बाजू में तीसरा यूनिट सेल रखा, उसके बाजू में चौथा यूनिट सेल, तो क्या बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट सेल रखा, यहाँ पे यूनिट रखा, तो क्या बढ़ रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है। लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, टू डायमेंशन हो गए। अभी इसके ऊपर एक यूनिट सेल रखा, उसके ऊपर एक यूनिट सेल रखा, तो उसके ऊपर तो क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा। तो हाइट बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तो उसे हम क्या, उस फिगर को क्या बोलोगे, थ्री डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हमारे पास रहेगा तो उसे आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बनोगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड। करेक्ट। ओके, तो यही हमारा डायग्राम है। अगर आप डायग्राम, इस डायग्राम को देखोगे, तो ये डायग्राम अगर देखोगे तो ये लेंथ वाइज बढ़ रहा है। देखो ये यूनिट सेल है, ये हमारा लेंथ वाइज बढ़ रहा है। यहाँ पे जाओगे तो ब्रेथ वाइज बढ़ रहा है। और एक के ऊपर एक, देखो पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे लेयर के ऊपर चौथा, तो हाइट वाइज भी बढ़ रहा है। तो यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा। करेक्ट। अभी यूनिट सेल देखो, मैं ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हमारा एक यूनिट सेल है। ये हमारा एक सिंगल यूनिट सेल में ऐसे भी बता सकते, ये हमारा सिंगल यूनिट सेल है। और ये यूनिट सेल कैसे रिपीट होगा, लेंथ वाइज रिपीट होगा। ये यूनिट सेल कैसे रिपीट होगा, ब्रेथ वाइज रिपीट होगा। और हाइट वाइज भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो हमारा ये यूनिट सेल बनेगा, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज एंड हाइट वाइज। करेक्ट, यूनिट सेल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स जिनको हम लोगों ने, या जिससे हमारा सॉलिड बना हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, each I'll just write down the next point. Each point at the intersection of line of the lines in the unit cell represent constituent particles, that is an ion or an atom or molecule of देखो each point at the intersection, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो ये इन्हें हम लोग बोलते हैं कि क्या, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स है, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को हमारे जिससे सॉलिड बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमें उसे बोलना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमारा सॉलिड इनसे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या हो सकता है, एक कॉर्नर में जो भी पार्टिकल, क्या पार्टिकल क्या भी, क्या आयन, अगर हमारा आयोनिक सॉलिड रहेगा तो आयन, अगर हमारा कोवैलेंट सॉलिड रहेगा तो एटम, और अगर हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेगा तो क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। मतलब ईच पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आ रहा है, ईच पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इन द यूनिट सेल, तो जहां जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जहां जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या रहेगा, वहां पे आयन हो सकता है, वहां पे एटम हो सकता है, या वहां पे मॉलिक्यूल हो सकता है ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड एनी पॉइंट एट द intersection of line is called लैटाइस पॉइंट। तो यहाँ पे जो भी ये जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, लैटाइस, लैटिस पॉइंट। तो ये हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल रहेगा। पार्टिकल मतलब क्या रहेगा, ये आइदर इट कैन बी आयन और इट कैन बी एटम और इट कैन बी मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी क्या रहेगा, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। और ये जो हमारे पार्टिकल्स है उन पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, इन्हें क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे एक कॉर्नर है तो हमें जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब क्या बनेंगे, हमारे लैटिस पॉइंट बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, सब लैटिस पॉइंट बनेंगे, करेक्ट। ये हमारे क्या बनेंगे, लैटिस पॉइंट बनेंगे, एंड मेनी लैटिस पॉइंट, एंड ये खाली मतलब जैसे एडिशनल पार्ट है, मतलब द कलेक्शन ऑफ all the points in the crystal
having similar environment is called space lattice. ओके मतलब ऐसे हमें बहुत, देखो ये हमारा एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पॉइंट देखने मिलेगा, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, लैटिस पॉइंट। ऐसे बहुत सारे लैटिस पॉइंट अगर आपको दिखने मिलेंगे, अगर आपको बहुत सारे लैटिस पॉइंट अगर दिखने मिलेंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, स्पेस लैटिस बोलोगे, क्या बोलोगे, स्पेस लैटिस। बट ठीक है, हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक स्मॉल पार्ट रहेगा स्ट्रक्चर का, जो 3 डायमेंशनली ग्रो करेगा, उसे हमें क्या बोलना है, यूनिट सेल बोलना है। क्या बोलना है उसे, यूनिट सेल बोलना है। बस तो इसमें पूरे पार्ट में एक ही बात ध्यान में रखना, व्हाट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग structural unit of a crystalline solid are called as the unit cell, are called as the unit cell, correct? The smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called unit cell। मतलब हमारा एक स्मॉल पोर्शन जो बार बार रिपीट होगा, लेंथ वाइज रिपीट होगा, ब्रेथ वाइज रिपीट होगा और हाइट वाइज भी रिपीट होगा, उस स्ट्रक्चर को हमें क्या बोलना है, यूनिट सेल बोलना है। क्या बोलना है, यूनिट सेल बोलना है, करेक्ट? तो ये यूनिट सेल कैसे होगा, द यूनिट सेल विल रिपीट इन ऑल डायरेक्शंस। तो हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि यूनिट सेल लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है, ब्रेथ वाइज भी बढ़ रहा है और हाइट वाइज भी बढ़ रहा है। एक्चुअली तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक, इसके ऊपर दूसरा क्यूब, दूसरे के ऊपर तीसरा क्यूब, ऐसे एक के ऊपर एक क्यूब रख रहे हैं। उसके बाद यूनिट सेल में अगर 2 लाइन को आप ज्वाइन करते हो, तो 2 लाइन, जो लाइन ज्वाइन करोगे, उस लाइन, ये लाइन जिस पॉइंट को ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को क्या बोलना है, लैटिस पॉइंट। ये हमारा लाइन जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट क्या रहेंगे, पॉइंट मतलब ये हमारा आयन हो सकता है, पॉइंट मतलब हमारा एटम हो सकता है, पॉइंट मतलब हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये लाइन जिस 2 पॉइंट को अरेंज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। और अगर हमारे पास से बहुत सारे लैटिस पॉइंट रहेंगे, तो बहुत से लैटिस पॉइंट को साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। लेकिन इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली आपको क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज यूनिट सेल। सो व्हाट इज यूनिट सेल, a smallest repeating structural unit of a crystalline solid are called as the unit cell, are called as the unit cell. Okay, we'll go for the next part. अभी हमारे पास depending on एक मिनट, depending on the positions of particles in unit cell, depending upon the positions of particles in the unit cell, there are 4 types of यूनिट सेल। बट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब हमारी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉर्नर पे पार्टिकल है, यहाँ पे कॉर्नर 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 कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे पार्टिकल। तो पार्टिकल्स कहाँ पे है,
So depending upon the position of particles in the unit cell, there are 4 types of unit cell. There are 4 types of unit cell. In that, the first one is primitive or simple unit cell. Primitive और simple unit cell. अब primitive और simple unit cell means what? तो यहाँ पे क्या मतलब होगा? In simple unit cell, the constituent particles are present at its corners only. The simple unit cell में क्या रहेगा? देखो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है. यहाँ पे क्या होगा? आयन हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा? एटम हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा. लेकिन हमारे पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? कॉर्नर पे रहेंगे. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब हमारे पास जो हमारे पार्टिकल्स है वो कहाँ पे? बीच में दिखाई दे रहे हैं क्या? किधर नहीं. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खाली कहाँ पे रहेंगे? कॉर्नर पे रहेंगे. So constituent particles will be at the corner. Constituent particle will be at the corner. मतलब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा यूनिट सेल है. स्ट्रक्चर बराबर थोड़ा इमेजिन करो. ये एक हमारा यूनिट सेल है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 particle at the corner. बीच में किधर भी. So what is simple unit cell? In this simple unit cell, the constituent particles are present at its corner. मतलब हमारे constituent particles कहाँ पे खाली दिखाई देंगे? Corners पे दिखाई देंगे. उसके बाद second, body centered unit cell. Body centered unit cell. In this unit cell, one constituent particle is present at the center of its body. In this unit cell, one constituent particle is present at the center of the body. मतलब one particle कहाँ पे बनेगा? At the center of the body. In addition to the corner particles. In addition to the corner particles. मतलब हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? देखो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा? अगर हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है. तो यूनिट सेल में क्या होगा? इन दिस यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. मतलब एक पार्टिकल हमारे यहाँ पे सेंटर में रहेगा, क्यूब के अंदर रहेगा, क्यूब के सेंटर में रहेगा. वन पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर. मतलब कॉर्नर के पार्टिकल्स तो है. कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है. 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे क्यूब के, हमारे यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा। तो 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तो उसे क्या बोलोगे आप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दो हो गए। तो पहला क्या था, सिंपल में क्या था, 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर, बॉडी सेंटर्ड में क्या था, 8 particles at the 8 corner, one particle is at the center of the body, one particle is at the center of the body. Okay. Face centered unit cell, face centered unit cell, face centered unit cell मतलब what, this unit cell consists of particle at the center of each of the face. देखो, the in this unit cell consist of what, particles, कहाँ पे particles दिखाई देंगे, at the center of each of the face, मतलब हर एक face के center में, at the center of each of the face, in addition to the corner particle, in addition to the corner particles. देखो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब कॉर्नर के पार्टिकल्स रहेंगे, कॉर्नर के पार्टिकल के एडिशन में क्या रहेगा, द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, the unit cell consists of particle at the center of each face. center of each face में डायग्राम कैसा आएगा, देखो यहाँ पे, देखो center of each face मतलब अगर ये हमारा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है, तो देखो ये हमारे कितने, ये क्यूब है, क्यूब हमें मालूम है, अगर हम इसे कंसिडर करेंगे, यूनिट सेल हैज 6 फेसेस, यूनिट सेल के पास कितने साइड्स है, 6 साइड्स है, 6 साइड्स। देखो ना, अगर हमारा क्यूब है, क्यूब अगर मैं दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल, एक मिनट ना, या अगर हमारे पास ऐसा क्यूब है, तो इसको साइड कितने हैं, देखो 1, और इसके पीछे वाला एक, तो कितना होगा 1, और देखो ये बाजू में 1 2 3 4, ये 4 बाजू वाले 4, 1 2 3 4, और ये 5, और इसके पीछे वाला एक, तो ये कितना बनेगा 6, तो 6 साइड्स है, तो हमारे यूनिट सेल को 6 साइड्स है, और हर एक साइड के सेंटर में क्या रहेगा, हर एक साइड के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, हर एक साइड के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये एक ऊपर वाला साइड है, तो उसके सेंटर में एक पार्टिकल, ओके, ये ऊपर वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी ये पहले मैंने इसकी बात कर दी, ये इसका ऊपर वाले का सेंटर, ये पीछे वाला पार्ट है, तो उसका सेंटर, ये पीछे वाला साइड, ये साइड वाला उसका सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये ऊपर वाला फेस है, ये उसका सेंटर, और ये इसका सेंटर, 6 साइड। आपको पता चल रहा है यहाँ पे, हर एक ये हमारा फेस है, ये फेस,
ये साइड, इसका सेंटर, ये साइड, इसका सेंटर, ये साइड, इसका सेंटर यहाँ पे, और ये हमारा इधर ये स्क्वायर, ये इसका सेंटर। तो ये जो अब लोअर स्पॉट है ये पहले पीछे वाले साइड का सेंटर, और ये ऊपर वाला है अपर साइड का। तो यहाँ पे क्या देखे, और इन एडिशन क्या था, यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ particle at the center of the each face. यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस, मतलब हर एक सेंटर फेस के सेंटर में एक दिखाई देगा, इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्ट। और कॉर्नर के पार्टिकल रहेंगे, कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 कॉर्नर पार्टिकल, करेक्ट। ये हुआ हमारा फेस सेंटर। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, बेस सेंटर यूनिट सेल। बेस सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, दिस यूनिट सेल देखो, मैं पहले आपको तीनों का डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, करेक्ट, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो रहा है, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो रहा है, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 6 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द ईच फेसेस, सेंटर ऑफ द ईच फेसेस। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी नेक्स्ट टाइप हमारा है दैट इज base centered unit cell. Base centered unit cell, this unit cell consists of particles at the center of any two of its opposite faces, in addition to the corner particle। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो in the this unit cell consists of particles कहाँ पे रहेंगे, at the center of any of its two faces। और two faces मतलब कैसे, अपोजिट। यहाँ पे क्या था, at the center of the 6 faces, मतलब क्यूब को कितने फेसेस है, 6, तो हर एक के सेंटर में एक एक दिखा। यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द एनी टू फेसेस, और टू फेसेस शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे दो ही फेसेस में रहेगा, और दोनों फेस एक दूसरे को कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और इन एडिशन टू कॉर्नर पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिया हमारा यूनिट सेल का, डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, टू पार्टिकल एट द टू पार्टिकल्स विल बी एट सेंटर ऑफ द टू फेसेस बट साइड अप। तो ये हमारा ऊपर वाला फेस है, ये हमारा ऊपर वाला फेस, तो उसके सेंटर में 2 मिनट्स मोर, ये हमारा ऊपर वाला सेंटर, ऊपर वाला यहाँ पे एक इधर आएगा, और ये हमारा नीचे वाला फेस है, उसका अपोजिट फेस, ये हमारा उसके अपोजिट फेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी इधर नहीं, इधर नहीं, कहाँ पे भी लो, लेकिन दो अपोजिट। अगर मैंने यहाँ पे लिया होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिया तो उसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब व्हाट, दिस यूनिट सेल
This unit cell consists of what? Particle at the center of any two of its opposite faces. मतलब दो पार्टिकल दो ऑपोजिट फेस पे दिखाई देंगे, दो पार्टिकल दो ऑपोजिट फेस पे दिखाई देंगे, और इन एडिशन 8 पार्टिकल्स विल बी एट द 8 कॉर्नर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे 4 टाइप्स के यूनिट सेल हो गए. 4 टाइप्स के यूनिट सेल हो गए. क्या क्या यूनिट सेल थे? सबसे पहले में क्या देखा था हम लोगों ने? 8 पार्टिकल्स विल बी एट द 8 कॉर्नर. 8 पार्टिकल्स यहाँ पे 8 कॉर्नर पे रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल. बॉडी सेंटर में क्या था? 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर. ये हमारा बॉडी सेंटर था. और फेस सेंटर में क्या था? 6 पार्टिकल एट द 6 सेंटर ऑफ द फेसेस, 6 particle at the 6 center of the faces and 8 particle at the 8 corner of the cube. और बेस सेंटर में क्या था? बेस सेंटर में क्या था? The 2 particle at the center of the 2 opposite faces, 2 particle at the center of the 2 opposite faces and 8 particle at the 8 corner of the unit cell. तो ये हमारे 4 टाइप्स के यूनिट सेल है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन द position of the particle. So depending upon the position of the particle in the unit cell, we are having 4 types of unit cell: simple cubic unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell, and last one is what? Base centered unit cell. Okay. So with this, we'll stop it over here, and remaining part we'll do it in the next lecture. हेलो सर. यस सर. अच्छा, एक डाऊट होता की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कशी फाइंड आउट करायची? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हा, त्यांना म्हणजे जर एलिमेंटरी रिएक्शन असेल ना, एलिमेंटरी रिएक्शन. एक मिनिट ना, एक श्रेया. तिला डाऊट आहे. हा, श्रेया आले. ती म्हणाली तिला काहीतरी हे आहे. हा, बोला सर. म्हणजे तिला डायरेक्ट आपण अशी ऑर्डर फाइंड आउट करू शकत नाही. म्हणजे तिला प्रश्न कसा आहे म्हणजे, सर केमिकल कायनेटिक्स मध्ये आहेत ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करायची. जर ती एलिमेंटरी रिएक्शन असेल ना, एलिमेंटरी, समजा ही अशी एलिमेंटरी रिएक्शन आहे, पण त्याने असं मेन्शन केलं पाहिजे की ही एलिमेंटरी रिएक्शन आहे. बरोबर आहे? एलिमेंटरी. आणि मग समजा इथे असेल 2A gives you B, मग इथे काय येणार? रेट इज इक्वल टू A⁻² येणार, किंवा A gives you B असं असेल तर मग रेट इज इक्वल टू काय येणार? A⁻1 येणार. पण हे कधी सांगू शकशील तू? जर तुला रिएक्शन एलिमेंटरी असेल, माहिती असेल तर. रिएक्शन त्यांनी सांगितलं असेल की रिएक्शन एलिमेंटरी आहे, हा जो कोइफिशियंट आहे तो इथे लिहिला, म्हणजे ही काय झाली? पॉवर. पॉवरला काय म्हणतो आपण? ऑर्डर. याचा कोइफिशियंट 1 आहे, तो आपण इथे लिहिला, म्हणजे ही काय झाली? पॉवर. पण हे कधी लिहू शकतो माहिती आहे तुला? पहिलं काय माहिती पाहिजे? रिएक्शन कशी आहे? एलिमेंटरी आहे. पण जर रिएक्शन जर नॉन एलिमेंटरी असेल, म्हणजे जर रिएक्शन नॉन एलिमेंटरी असेल आणि तुला असं दिलं असेल 2A gives you B, तर मग तुला असं लिहावं लागेल रेट इज इक्वल टू A⁻x, कारण तू पॉवर सांगू शकत नाही, ऑर्डर सांगू शकत नाही. तर तुझी रिएक्शन असेल A gives you B, मग इथे काय सांगू शकतेस? रेट इज इक्वल टू K इंटू A⁻x. जर तुझी रिएक्शन एलिमेंटरी असेल, एलिमेंटरी, तर जो कोइफिशियंट आहे तो कोइफिशियंट काय लिहू शकतो आपण? पॉवर. हा 1 आहे, हा पॉवर. पण जर तुझी रिएक्शन नॉन एलिमेंटरी असेल, म्हणजे तुला एलिमेंटरी माहितीच नाहीये, जर तुला एलिमेंटरी माहिती नसेल तर हा कोइफिशियंट पॉवर येणार आहे. मग तेव्हा पॉवर काय लिहायची? x. इथे पॉवर किती? 1 आहे, पण इथे पॉवर किती? इथे कोइफिशियंट 1 आहे, पण पॉवर किती लिहायची? x लिहायची. कोणासाठी? नॉन एलिमेंटरी साठी. ओके सर. किंवा तिला सर पाहिजे नंतर थोडा हा लेक्चर झाला की मला फोन करायला सांगा, एक्झाम्पल घेऊन समजून सांगतो. चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम. येस सर. आता विजय सरांना लेट पण होत हो आहे. हो, चालेल. ते मला नंतर कॉल कर, ठीक आहे? तर मी होस्ट करू. हा, चालेल चालेल. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तर स्टार्ट करू मी ना?